तो इन अ समरी अगर मैं एक बात आप लोगों से ये कहूं कि बैलेंस शीट के रूप में हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती हैं, वो कुछ रियल अकाउंट्स जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो अगर मैं टी शेप्ड बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट को अगर मैं टी शेप में बनाऊं, क्योंकि मेरी स्लाइड जो है ये छोटी सी बन रही है, तो ये बेसिकली ये लॉन्ग फॉर्म है ना, ये ऐसे नीचे को बढ़ता रहता है, ये वाला पोर्शन नीचे रहता है बेसिकली। फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको यहां शो कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा नॉन करंट एसेट्स वाला, इस चीज में कोई भी तब्दीली आएगी इन टर्म्स ऑफ कैश, दैट आई विल रिकॉर्ड इट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। बट इस चीज से रिलेटेड अगर कोई इनकम होगी तो क्या करेंगे फिर? अगर इस चीज से रिलेटेड कोई कैश मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे उसको? नॉन ऑपरेटिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिकॉर्ड करी जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में कोई एसेट है, बट आई एम द अकेडमी ओनर, बट मेरा वो उस एसेट से मैं रेंट डिराइव कर रहा हूं, तो वो रेंट जो है ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि बिल्कुल सही बात है कि वो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आई एम नॉट हियर फॉर मेकिंग दैट इनकम, आई एम हियर फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स एंड गेटिंग फीस फ्रॉम देम। बट अगर मुझे कोई इनकम हो रही है तो क्या मैं मना कर दूं नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए? बट दैट्स नॉट माई ऑपरेशंस एंड दैट्स द वे मैं उसको बोलूंगा नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है साहब, नॉन ऑपरेटिंग बोल दिया, एक जगह से आपने धुतकार कर उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका कोई और ठिकाना नहीं है। कौन सा ठिकाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ गई मेरी बात? इसी तरीके से अगर यहां पर लिखा हुआ होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 10% इन्वेस्टमेंट्स, बस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का झोल नहीं पाल रहा मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट मींस मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा बाउंड कर दिया गया है कि मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब उससे जो मेरी इनकम आएगी दैट विल डेफिनेटली बी माय ऑपरेटिंग इनकम। एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमने एक पार्टी को लोन दिलवाया था अराउंड 15 करोड़ का। तो बैंक ने ये कहा कि सर आपको पहले रेस्पेक्टिव बैंक, में नाम नहीं ले सकता हूं, रेस्पेक्टिव बैंक के सर आपके क्लाइंट को पहले शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और वो 1 लाख रुपए के शेयर्स होने चाहिए। अब बताइए, ये इन्वेस्टमेंट उसने अपनी मर्जी से करा है, अपने ट्रेड को ईज दिलाने के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट करा है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट वो नहीं करता तो उसको पीसी नहीं मिलती, बैकिंग क्रेडिट नहीं मिलता। अब उसको इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया, उसको पीसी मिल गई। अब अगर कल को इस इन्वेस्टमेंट से, इन शेयर्स से अगर कोई इनकम आती है दैट विल बी माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डेफिनेटली यार। बट अगर मैं ये कहूं कि साहब मैंने एक ताजपुर में प्लॉट ले लिया, अब वहां से मेरी कुछ तो भी कमाई हुई और मैं यहीं पर ही बैठा हुआ हूं, मैं अकेडमी ओनर ही हूं, तो देन इट विल बी माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बहरहाल आप लोगों को इस झोल में वो लोग नहीं फंसेंगे कि व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और व्हाट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वो लोग साफ साफ आपको बोलेंगे कि भैया ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर वो आप लोग को बोल रहे हैं साफ साफ ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसका मतलब वो लोग बिजनेस इसके बिना नहीं कर सकते हैं। भैया उनको इज्जतदार समझो, बगैरत मत समझना। ऑल्दो वो सर हमारे करंट एसेट से रिलेटेड नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनको बगैरत मत समझ के वो वाली इनकम को बाहर मत निकालना। दैट इज माय ऑपरेटिंग इनकम। बट अगर लिखा हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स तो नॉन ऑपरेटिंग है, बगैरत बना के बाहर निकालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्रेडिट साइड लिखो, यानी कि माइनस में जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली फिगर को रीच करने के लिए उससे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर आप लोगों को
वो वाली इनकम को कहां लिखना है? यहां से तो बगैरत बना के बाहर निकाल दिया है, फिर कहां लिखना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर एक जगह से धुतकारे जा रहे हो, किसी इंसान को आप धुतकार रहे हो, बगैरत कह रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए कोई तो ठिकाना रखोगे, कोई तो ठिकाना रखोगे। ऐसा ना करना कि एक जगह से बाहर निकाल दिया और दूसरी जगह उसको दी ही नहीं आपने। प्लीज बी श्योर, हाँ, ये वाली गलतियां ना कि नहीं करना बिल्कुल भी। बहरहाल हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीजें हमारी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दीज करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट एट ऑल, और कुछ भी ऐसी चीजें हैं। बहरहाल ये रेड वाला जो कॉर्नर है ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ऑरेंज और येलो वाला कॉर्नर कौन सा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दैट इटसेल्फ इज टेलिंग कि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हूं। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। ओके जी, चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash flow statements. ये दो वस्तुओं का नाम इन्होंने बोला है। पहला एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, ठीक है, ये तो हो गया। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड other non-current investments, other investments not included in cash flow। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं, ये मतलब क्या है इस बात का? जरा थोड़ा सा मुझे लाइटन करेंगे जरा इस बात से प्लीज। करंट इन्वेस्टमेंट्स वाली बात है। करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैश फ्लो में, मतलब ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना कुछ भी। क्या बोल रही हैं ये? रिकॉल कर पा रहे हैं कुछ? करंट इन्वेस्टमेंट्स में तो जो भी चीजें हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट्स ही है ना। करंट इन्वेस्टमेंट्स में जो भी चीजें हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट्स ही है ना। तो ये अदर देन कैश फ्लो, ये तो बात समझ में नहीं आई कुछ। आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसने जवाब दे दिया है मुझे। ये वाली बात बोली क्यों गई? सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स को लेबल देने के लिए तीन जगहें हैं। सबसे पहले वो जो 12 महीनों के अंदर अंदर नहीं चेंज होने वाले, दैट इज माय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जो 12 महीनों के अंदर चेंज हो जाएंगे वो करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो 3 महीनों के अंदर चेंज हो जाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि वो वाले इन्वेस्टमेंट्स जो कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं बैठे हुए हैं और वो हमारे लॉन्ग टर्म हैं, तो उनको मैं क्या पुकारूंगा? उनको मैं क्या पुकारूंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन, अगर उनका एक्विजिशन हो रहा है या उनका डिस्पोजल हो रहा है। समझ में आ गई बात? लेकिन सर अगर उन वाले अगर कैश इक्विवेलेंट्स वाले इन्वेस्टमेंट्स का एक्विजिशन और डिस्पोजल हो रहा है तो उनको कहां लिखूंगा? मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 वैरायटी आ गई इन्वेस्टमेंट्स की। लॉन्ग टर्म वाले 12 महीनों से ज्यादा, लॉन्ग टर्म से कम लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, और तीसरे वाले मैं कह रहा हूं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में होते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स वाली चीजें में जो चीजें कैश इक्विवेलेंट्स में बैठी हुई थी, उन वाले इन्वेस्टमेंट्स का अगर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल हो रहा है तो मैं कहां लिखूंगा? हर्ट्स, इट हर्ट्स। हाथ उठा सकते हैं जिनको आता है वाले, हाँ बताएंगे। तो उनको लिखना है मुझे, ऑलरेडी उसमें है, शाबाश।
मैं उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर नहीं लिखूंगा। समझ रहे हो बात? अब पढ़ना जरा दोबारा से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स जो कि कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं है। जो कैश इक्विवेलेंट्स में है उनको मत लिखना। आगे क्या बोल रहे हैं? Thus the cash inflow and the outflow relating to fixed assets, shares, debt instruments and advances of loans to the third parties and also their repayments are classified or shown under the investing activities. Not a new thing to us. हम ये बात जानते हैं, बैलेंस शीट हम देखकर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाली चीजों में जो भी हेर फेर हो रही है, रद्दोबदल हो रही है, उन सभी तरीके की चीजों को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन बोलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सर निकालने की क्या जरूरत है? ठीक है ना सर, हमने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, सर कैश बता रहा है ना, हमने इस बार कितना जनरेशन कर लिया है। व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग दिस डिफरेंशिएशंस? जरूरत ही क्या है? अरे भाई, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत 20,000 रुपए से करी थी, साल के आखिर में मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। गुड सिग्नल और बैड सिग्नल? यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट डिसाइड हियर। हो सकता है जिस बिजनेस को मैंने करा था उस बिजनेस से मुझे भरपूर लॉस हुआ हो और साल शुरू होने से एक दिन पहले मैंने लोन उठा लिया हो, ये भी तो हो सकता है। इज इट अ गुड सिग्नल? और किसी के पास अगर 2,000 रुपए बचे हुए हैं तो बहुत गरीब है, मतलब वो बहुत बेकार है, मतलब नो। हमें इन क्लोजिंग फिगर्स का कुछ नहीं करना है, हमें मूवमेंट के बारे में बात करनी है और हम उन मूवमेंट्स में ये जानना चाहते हैं, सर आपने इस दरमियान इस साल में कहां कहां से पैसा कमाया और कहां कहां खर्च किया। कब्र में सवाल होगा ना, कहां कहां तुमने अपना वक्त बिताया। अस्तगफुरुल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कैसा एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर। कहां अपनी जवानी लगाई, कहां खर्च करी, सब बातें होगी ना पूरा का पूरा। तो बिल्कुल बिल्कुल वही वाली इंटेंशंस हैं, बट आई एम पुटिंग द रॉन्ग एग्जांपल हियर। तो बात यह है कि साहब तुमने कहां कहां से पैसा उठाया, कहां कहां तुमने खर्च किया। एटलीस्ट आपको अब ये बात याद रह जाएगी इस एग्जांपल के बाद शायद मेरे। कहां कहां पैसा उठाया, कहां कहां खर्च किया। अगर जिन चीजों में धंधा करते थे उन चीजों से कमाया, उन चीजों में लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां सर, आगे बिजनेस कुछ अच्छा होने की आशंका है, आगे अच्छा होने की आशंका है करके हम अगर कोई मशीनरी लेकर आ रहे हैं, सर ये बात भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ लोन्स का रिपेमेंट ही करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, या फिर लोन उठाए चले जा रहे हैं, और हमारे धंधा करने की एक्टिविटी जो है ना, उससे हम कुछ पैसा नहीं बना रहे, उससे तो हम पैसा गंवा रहे हैं, मुस्तकिल गंवा रहे हैं। लोन उठा रहे हैं, लोगों से इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं और गंवा रहे हैं अपने ऑपरेशंस में। इज इट अ गुड सिग्नल? नाउ वी कैन मेक अ कंक्लूजन कि नहीं सर, ये डिसीजन अच्छा नहीं है सर, ये बिजनेस अच्छा नहीं है सर। लेकिन हां, अगर कोई ऐसा कोई अगर है जो अपना खूब भर भर के ऑपरेशंस का शानदार कैश जनरेट कर रहा है और वो अच्छे पैसे जनरेट करके अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी मशीनरीज में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने लेंडर्स ऑफ द फाइनेंसेस को रीपे भी कर रहा है, उनसे पैसा ले नहीं रहा है, उनको पैसा दे रहा है। आउटवर्ड मूवमेंट तो हो रहा है फाइनेंसिंग में, इनवर्ड मूवमेंट इतना नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये बिजनेस बहुत शानदार है सर। नाउ यू कैन मेक अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से यू कैन मेक अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट कि हाँ जी, ये कंपनी बढ़िया है, ये कंपनी ठीक नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज शोन सेपरेटली बिकॉज इट शोज द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड ऑफ रिसोर्सेज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। हमारे पास ऐसे कितने पैसे को हमने मूव कराया है जहां हमारे इन नियर फ्यूचर हमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि अच्छे पैसे आने की उम्मीदें हैं।
पढ़िएगा एक मिनट आप इस बात को। ये बात समझ में आई है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ascertained by analyzing the change in, वही बात फिर से आ गई, कोई जरूरत ही नहीं है। इन केस अमाउंट से ऑफ परचेजेस और द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशंस आर नॉट गिवन, हमें नहीं बता रखा है कि परचेजेस कितने हुए हैं इस दरमियान, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, हमने वो इस दरमियान कितने परचेज करे हैं ये नहीं बता रखा है, कितने बेचे हैं ये नहीं बता रखा है। उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन की फिगर्स बताई हुई हैं। तो क्या हम ये बात पता लगा सकते हैं कि क्या कितने खरीदे गए होंगे, कितने बेचे गए होंगे? ये बात पता लग सकती है? बस ये बात लिखी हुई है, ऐसा करके असर्टेन करना पड़ेगा आपको बस। ओके जी, मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, इनवर्ड्स के, कैश इनफ्लो के, हाथ उठाकर। इन 3 बच्चों के अलावा कोई और? अनुषा बताएंगी। डिविडेंड व्हाट? शेयर्स ऑन, डिविडेंड ऑन शेयर्स व्हाट? यू इन्वेस्टेड इन इट और यू इन्वेस्टेड? तो ये बात पूरी बोलनी पड़ेगी। डिविडेंड ऑन शेयर्स इन्वेस्टेड, ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स। और नबिया? एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल ऑफ मशीनरी। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट, तो वो इन आउटफ्लो हो गई ना। आई एम आस्किंग इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश यूज इन वाली नहीं पूछ रहा मैं अभी। आप कैश का मूवमेंट करी हैं जब वो रीपेमेंट करेगा, रीपेमेंट करेगा तो इनफ्लो, सही बात है। और हो गया, और रेंट रिसीव्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। गुडविल परचेज इज कैश फ्लो, कैश यूज्ड, ठीक है। और पीछे से जवाब नहीं आ रहा कुछ, क्या बात है? इधर भी नहीं आया कुछ जवाब। रिडम्पशन ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यार रिडम्पशन वाला वर्ड यूज मत करिए, वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के साथ। हाँ जी, अभी ना दस्तक दी है दिमाग को, टन टन। देखो सामने, अब पढ़ो उसको। ये जो पहली दो हैं, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, और लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट रिसीव्ड, ये सारी की सारी इनकम्स हैं। रिसिट्स ऑन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी हम इन्हें इन्वेस्टमेंट्स करे हैं ये उनकी इनकम्स ड्राइव हैं। कैश यूज कहां कहां करोगे बेटा? परचेज ऑफ मशीनरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। टेंजिबल और इंटेंजिबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स और इन व्हाटसोएवर थिंग्स। और पेमेंट ऑफ रेंट, आप रेंट पे क्यों कर रही हैं? गुड वन, एक मिनट, हमें जरा डिस्कशन करना है इस बात पर। आप रेंट क्यों पे कर रही हैं और वो क्यों कर रही हैं? तो वो इन्वेस्टिंग में जाएंगी, समझे हैं? रेंट रिसीव्ड आ सकता है, रेंट पेड यहां कभी नहीं आएगा। और वो इज्जतदार है, और वो इज्जतदार है, उसको कॉलर पकड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना नहीं। समझ में आ रही है बात? उनको इज्जत से बैठाए रहने देना वहीं पर।
कभी आप उनको एड बैक करा दो, गिलीबान पकड़ लो उनका, मतलब एड बैक कराना मतलब गिलीबान पकड़ के बाहर निकाल देना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ऐसा नहीं करना। रेंट अगर आपने रिसीव किया है, दैट मस्ट बी नॉट ऑफ योर ऑपरेशंस, बट अगर आपने रेंट पे किया है, दैट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशंस। समझ में आ गई मेरी बात? कंक्लूजन मिल गया है ना? और बोलो। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड और ग्रांटेड ऑब्वियसली, और काफी हद तक हो गया मेरे ख्याल में। देखो बाकी तो फाइनेंसिंग में जाएगा। कौन सा वाला फाइनेंसिंग में जाएगा? डिविडेंड अगर हमने रिसीव किया है तो वो नहीं, मैं कह रहा हूं डिविडेंड अगर हमने पे किया है तो वो क्या है? क्योंकि वो रेड वाला पार्ट बैलेंस शीट की अभी जो शुरुआत हमने करी थी उससे रिलेटेड है, बिकॉज वी आर हैविंग द शेयर्स एंड वी आर मेकिंग पेमेंट्स ऑन दोज शेयर्स। रिलेशन है राइट हैंड साइड वाले पार्ट्स। तो अगर हम इस पार्ट से रिलेशन में अगर कुछ डिविडेंड दे रहे हैं, अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिविडेंड ऑन दिस साइड। बट अगर हमें रेंट मिल रहा है तो वो एसेट था हमारा, वो इधर इस साइड था, बैलेंस शीट जब भी हम देख रहे थे। समझ में आ रही ना मेरी बात? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर डिविडेंड मिला है तो इस वाली पार्ट एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन डिविडेंड अगर हमने पे किया है तो सॉरी 95% मैंने देखा है क्लास 12th पर बच्चे इस बात को रटते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप चाहे देख लीजिएगा, बाकी और लोगों से डिस्कस कर लीजिएगा। बच्चे इस बात को रटते हैं कि साहब अगर रेंट मिला है, मिलने पर इन्वेस्टिंग होगा, पे करने पर फाइनेंसिंग होगा। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग रट कर बोल रहे हो या जवाब सोच कर दे रहे हो। समझ कर बोलो। रेंट अगर मिल रहा है तो, डिविडेंड अगर मिल रहा है तो, रिलेट कर रहे हो ना? बैलेंस शीट से घूम रहा है ना दिमाग में वो रेड और ब्लू और ये ग्रीन वाला एक्टिविटी। और अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो ऑपरेटिंग। गुड वन। जरा इस चीज से हम थोड़ा फेमिलियर हैं, देखिएगा। फेमिलियर हैं हम इन चीजों से? क्या करना होता है इसमें? बना सकते हैं क्या? मैंने कहा था ना, समझाने वाला पार्ट 90% अराउंड मैं कंप्लीट कर चुका हूं कैश फ्लो का। अब जरा करके दिखा दीजिए मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता आप लोगों को, मुझे तो आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग वर्किंग नोट्स को बहुत सजाएंगे साहब, ऐसे लेबल, पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, ये जानने के बावजूद कि इन वर्किंग नोट्स पर उनको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंटेबल रहो, ठीक है, लाइन खींचो, अमाउंट रुपीज लिखो बस जल्दी से, लेकिन अपने मकसद को जो है ना सामने रखो, क्यों हम बना रहे हैं इसको, और उस फिगर को जल्दी से निकालने की कोशिश करो। आज कौन सा ग्रुप नहीं आया? जोहा, आसिफ, वानिया, आप लोगों में से और कौन नहीं आया? अच्छा तो आ गई।
कौन कौन बिल्कुल नहीं कर पा रहे इससे? मेरी बात सुनिए, बाकी लोग अपना अपना करते हैं, मेरी बात मत सुनिएगा आप लोग। जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे मेरी बात सुनिए, जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे मेरी बात सुनिएगा। हम एक एसेट अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक एसेट अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एसेट अकाउंट में हमेशा बैलेंस होता है, डेबिट साइड से हम उसका बढ़ोतरी करवाते हैं, इसलिए हम जब बुला रहे हैं तो हम बुलाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। इज दैट फाइन? जब हम बाहर निकालेंगे अकाउंट्स को तो अपोजिट साइड से बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन। इज दैट फाइन? जब हम डेप्रिशिएट कराएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन। अगर हम कुछ खरीदेंगे तो टू बैंक्स, टू बैंक। ये बात समझ में आ गई? अगर हम कुछ बेचेंगे तो बाय बैंक। अगर वो लॉस में बिका है तो लॉस भी वहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो प्रॉफिट में बिका है तो प्रॉफिट यहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? करिए। 1,50,000। मुझे चेक करना है एक मिनट। What is the balancing figure of machinery? What is the balancing figure of machinery? 1,50,000. What does that signify? हाथ उठाइएगा। कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? बैलेंस मैच हो रहा है दोनों साइड्स का, आ रहा है, तो उसको क्या समझे? एक मिनट, हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज, हाथ नीचे कर लीजिए। बैलेंसेस मैच हो रहे हैं दोनों साइड्स के? नहीं हो रहे। इस साइड का कितना आ रहा है? राइट हैंड साइड 10,15,000 और इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या चीज सिग्निफाई कर रही है? एक मिनट बोलिएगा नहीं प्लीज। मैं चाहता हूं हर किसी के दिमाग में एक बात दस्तक जरूर दे। अगर आप लोग आज इसका पेन नहीं ले रहे हैं तो आज समझेंगे भी नहीं आप। एटलीस्ट सोचिए कि ये क्या हो सकता है। क्या हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस फिगर है या क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर है? ये वाली साइड डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग फिगर आ रही है? डेबिट साइड की आ रही है। डेबिट साइड की आ रही है। डेबिट साइड में एक एसेट अकाउंट के अंदर सोच के बताओ कौन सी चीजें हो सकती हैं। वालिया मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं कह रहा हूं एक एसेट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के रास्ते से कितनी चीजें हो सकती हैं, जरा एग्जाम्पल के लिए बताओ क्या क्या हो सकता है? परचेजिंग ऑफ एन एसेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है यहां पर, लिख दिया आपने, तो वो तो बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकती भैया। बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, वो भी लिख लिया आप लोगों ने। अब जो फिगर बैलेंसिंग फिगर शो कर रही है वो क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली सर, हमने इस दरमियान कुछ ना कुछ चीजें परचेज करी होंगी। आप लोगों को क्लास 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम था, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये वो सब चीजें आप लोगों को इसीलिए सिखाई गई थी कि यहां पर आप लोगों को ये चीजें सिखानी थी। समझे हैं मेरी बात? अब जो वो बैलेंसिंग फिगर वहां दिख रही है मशीनरी अकाउंट के अंदर आपके, दैट्स डेफिनेट कि हम लोगों ने इस बार मशीनरी खरीदी है। सवाल क्या था? सवाल क्या था? कितना हुआ? 1,50,000। और जो मशीनरी बेची है उससे तो आपके पास पैसा आया ही नहीं होगा। कितना? 5,000 आया है। 1,75,000।
क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना पैसा आपने रिसीव किया? पैसा आया गया? कितना पैसा मशीनरी के लिए पे करा? तो 1,50,000 इज इन बुरखा, हिजाब, और वो 25,000 भी इन बुरखा। तो हाउ कैन यू ऐड बोथ द थिंग्स? अगर बाहर लिखा हो, बाहर यहां पर जो है 5 जनानियां खड़ी हुई हों, सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट, बाहर जो है यहां पर 5 जनानियां खड़ी हुई हों और 4 लड़के खड़े हुए हों, तो आप कहना 9 लड़कियां खड़ी हुई हैं, है ना? ये बोलोगे क्या? बोलो यार, साफ साफ बोलो ना यार। अरे बोलोगे, क्लियर बोलोगे ना कि हाँ यार 5 लेडीज हैं 4 जेंट्स हैं, अलग अलग बात करोगे ना। तो उनको आपने मिला क्यों दिया फिर? जो नेगेटिव फिगर्स हैं उनको अलग कंसीडर करोगे ना भाई। तो कितना है बताओ? लेट मी चेक इट नाउ। पहली बात तो ये है कि 1,50,000 आपकी ये वाली फिगर बिल्कुल ठीक आई हुई है। तो ये क्या है कि हमने जो मशीनरी खरीदने के लिए पैसा खर्च किया है, ठीक हो गई बात। और ये वाला जो 25,000 है ये क्या है? सेल। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 25,000 और पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,25,000 इन ब्रैकेट्स। समझ में आ गई बात मेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे हो? हमें एक स्टेटमेंट बनानी है, उसमें बातें हमें साफ साफ लिखनी होंगी ऐसे। और ये 175,000 पर जरा फिक्र रखिएगा आप। मैं बहुत पहले से वार्न करता आ रहा हूं, 99% बच्चे, आप देख लीजिए मार्किंग स्कीम्स में भी यही बातें लिखी हुई हैं, बच्चे 99% बच्चे गलतियां ही इस बात पर करते हैं कि वो ब्रैकेट्स का ध्यान ही नहीं रखते हैं और मेन आंसर उनका जाकर फिर गलत हो जाता है। कौन सी बात? पेमेंट फ्रॉम द परचेज ऑफ मशीनरी, अभी हमने अगर मशीनरी खरीदी है तो हमारे पास पैसे आ गए होंगे। वो कह रही है हाँ।